यह कैसी विडंबना है, जिन कंधों पर कभी बच्चों ने चलना सीखा वही कंधे अपने सहारे के लिए तरस रहे हैं। आज हम बात करेंगे अभिनव समाज वृद्धा आश्रम की, जहां बुजुर्ग रहते हैं। जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तब आश्रम में रह रहे लोग और आश्रम के कार्यकर्ता ही अपने लगते हैं। इसके साथ ही मजबूरी में रहना ही सही, लेकिन आश्रम यानी वो घर जहां मान सम्मान और प्यार मिलता है। इसीलिए बेसहारों का सहारा बनता है अभिनव सेवा सदन। इसी मौके पर समाज सेवी व संचालक ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सभी साथियों का, पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का विषय बता देता हूँ मैं। नजफगढ़ के धर्मपुरा में जो है ना, अभिनव समाज संस्था है, उन्होंने जो है निःशुल्क वृद्धाश्रम की शुरुआत की है। वैसे तो 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं उसको चलते हुए, और 15-20 वो भी आ गए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। और ये सभी क्या है कि इस तरह के लोग हैं कि जो घर से वंचित थे और सही उनकी जो है ना देख रेख भी नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह के लोगों को यहाँ जो है ना अपना अभिनव समाज वृद्धाश्रम में निःशुल्क सेवा दी जाती है समाज की तरफ से। तो इस विषय में अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हैं या कुछ भी हैं तो रिया जी इसकी संचालक हैं, तो इनसे आप जो भी कुछ पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। रिया जी नमस्कार, मेरा नाम वीके शर्मा है। नमस्कार सर जी। ये वृद्धाश्रम की जो परिकल्पना है पिछले कई सालों से बढ़ी है जी, और कई जगह ऐसा देखा जाता है कि जिस भावना से खोलने की बात कही जाती है वो भावना तो गायब हो गई। जी सर। सेवा की भावना, परिवार का एक उसको थोड़ा सा एहसास कराने की भावना, और वो सारा कमर्शियल होता जा रहा है। हालांकि आपकी तरफ से निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर है, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि वृद्धाश्रम में जो परिवार का प्यार है वो लौटा पाने में आप सक्षम हैं, हो पा रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल हूँ सर। अगर हम उनके लिए स्नेह और प्यार उन्हें हम नहीं दे पाएंगे तो वो हमारे पास रहेंगे नहीं। पहली बात, जो भी आते हैं वहाँ पे बुज़ुर्ग या माताएं जो आती हैं, हम लोग उनकी पूरी सेवा करते हैं। जो उनका एक बच्चा उनको ना टाइम दे पाता है, ना उन्हें प्यार दे पाता है, ना उन्हें सम्मान देता है। आज की डेट में समाज में देखा जाए तो किसी के पास टाइम नहीं है, सबके पास फ़ोन है, फ़ोन की वजह से किसी के पास टाइम नहीं है। तो महोदय मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के बुज़ुर्गों को ये चाहिए कि मेरी बातों को सुनो, कोई तो सुने, कोई तो सुनने वाला होना चाहिए ना हमारे पास। तो महोदय यही ख़त्म हो चुका है आज के डेट में। अभी रूपरेखा क्या है आपके अभिनव सदन की, वहाँ क्या क्या सेवाएं प्रदान की जा रही है? सर वहाँ पे हम लोग फ्री खाना, डॉक्टरी सेवा, योगा, जुम्बा क्लास मैं खुद लेती हूँ, मैं खुद कराती हूँ। उनकी परेशानियों के उनके हर एक बेड पे जाके खुद से पूछती हूँ कि आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी मेरे द्वारा, या आपको और भी कुछ चीज़ें चाहिए। उनके जो भी नीड है, उनके एक बच्चा, उनका बेटा जो नहीं कंप्लीट कर पाता है, उनकी बेटी नहीं कर पाती है, उसे मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करती हूँ। बट उनकी बेटी नहीं बन सकती, ना ही उनका मैं बेटा बन सकती हूँ। वृद्धावस्था में कई ऐसे काम हैं जो व्यक्ति खुद नहीं कर पाता, उसके लिए सहयोग की जरूरत होती है। तो उस अवस्था में आपके यहाँ पर क्या सेवा के लिए अलग से एडिशनल कोई व्यक्ति? सर एडिशनल हमारे पास जैसे कि राजू नाम का केयर टेकर एक मैंने रखा हुआ है। बाकी अभी तक सारे लोग स्वस्थ हष्ट पुष्ट हैं। खाने पीने का ध्यान रखने के साथ साथ इसलिए रखती हूँ कि आगे चल के वो ज़्यादा बीमार ना हो। बीमार होने के बाद होंगे तो वो मेरे ही सर पे आएगा। तो मैं पूरी कोशिश रहती हूँ उनकी जांच पड़ताल और दवाइयाँ, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए। सारे लोग अभी अच्छे हैं, आगे देखी जाएगी। कोई व्यक्ति अपने आसपास किसी लाचार वृद्ध को आपके आश्रम में छोड़ना चाहे तो उसकी क्या तरीका है, क्या कोई फॉर्मेलिटी क्या है? सर जैसे पुलिस वाले भी हमारे पास छोड़ के जाते हैं। अभी महोदय जो हमारे शिव सर हैं, इनके पास के आसपास के सर, आपके जगह का नाम नहीं पता मुझे, तो यहाँ से छोड़ के गए थे पुलिस वाले हमारे पास। इसलिए राजेश सर के साइड से भी नाम लेते जान जाते हैं स्कूल के नाम से, तो वहाँ पे आए थे पुलिस वाले, छोड़ के गए मेरे पास। वो दिन भर रहे और वो भीख मांगने होंगे, ज़बरदस्ती उनको छोड़ के गए। वो लोग नहीं टिकते हैं हमारे पास, क्योंकि उनको ड्रिंक करने की आदत होती है, बाहर मांग के खाने की आदत होती है, तो वो नहीं टिकेंगे। हमारे पास वो लोग टिकते हैं जो घर वाले छोड़ के जाते हैं जी। तो ये बात है महोदय। शिव कुमार जी, आपसे सवाल ये है कि क्योंकि समाज का रूप बदलता जा रहा है, बदले की भावना भी पनपने लगी सेवा की भावना के साथ साथ,
कई परिवारों में बदला लेने की नीयत से जो बुजुर्ग आदमी है, जो लाचार है, बोलने में सक्षम नहीं हो पाते, उनको घेर घूट के ऐसे आश्रमों में छोड़ दिया जाता है और पीछे से उनकी संपत्ति पर कब्जा कर दिया जाता है। तो ये मामला, अगर आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो क्या पुलिस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है आपके यहाँ पर? जी बिल्कुल जी। जब भी कोई आता है तो उसका एक फॉर्म है हमारे पास, तो उसमें फॉर्म भरवा के हम पुलिस को जो है उस भेजते हैं, उसको पुलिस उसको रिकमेंड करती है और जो भी ज़रूरी पूछताछ है या ज़रूरी कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस करती है अपना, उसके बाद ही हम उसको आश्रम में रखते हैं, इससे पहले नहीं। कोई ज्यादा बीमार है, उस परिस्थिति में अस्पताल तक ले जाने के लिए या अस्पताल की सेवा लेने के लिए वैन है हमारे पास, तो उसमें जो है हम जो है डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल हमारे पास जापुरपुर RTR हॉस्पिटल है और चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, तो दोनों से हमारा टाई अप है। ठीक है, हर 15 दिन में या महीने में डॉक्टर जो है जांच तो करते ही हैं आके आश्रम में, और अगर बीच में कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी से उनको वहाँ ले जाया जाता है और डॉक्टर इलाज करते हैं। जैसा बताया कि अभी संख्या कम है, 10-15 के बीच में ही लोग यहाँ पर हैं जी। तो ऐसे में उसको मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था को देने के लिए निःशुल्क सेवा दे रहे हैं जी। तो उसके लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना, तो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होता है? पैसे तो देखो, अगर हमने निःशुल्क सेवा का ठाना है ना इस मामले में, तो पैसे की बात नहीं है, पैसे तो हम अपने पास से लगाएंगे। जब हमने सेवा का ही नाम दे दिया, एक सेवा का रूप दे दिया कि हम सेवा कर रहे हैं, तो सेवा का मतलब होता है कि कहीं से आए या ना आए हमने करनी है। तो वैसे जो है कोई भी ये नहीं है कि दान कोई भी देना चाहे उसका वेलकम है, और अगर दान नहीं भी आता है और हमने ये एक निश्चय किया है तो हम निश्चय को अपनी जेब से पूरा करेंगे। रिया जी, आप ये बताएं कि अभिनव सेवा सदन की स्थापना कब हुई और अभी इसमें संचालक के रूप में और ट्रस्टी के रूप में कितने लोग जुड़े? सर अभी तो जैसे कि 2008 में ये स्टार्ट हुआ था। सर GK गुप्ता जी इस समय मौजूद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनको कुछ इमरजेंसी आने के द्वारा वो मेरठ गए हुए हैं, तो इसके वजह से उनके जगह पे मैं ही उपस्थित हूँ, बाकी हमारे सर लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रस्टी हैं वो उसमें करीब 7 लोग हैं। एक तो इंदिरा जी हैं, GK गुप्ता जी हैं, और भी महोदय लोग हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है अभी। बिना सरकार की सहायता के लिए ऐसे सामाजिक कार्य करने में कितनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है? सर अड़चनों का सामना तो करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है, हम लोग को कभी कभी बहुत जूझना पड़ता है, लेकिन ये भी तो है अगर हमने सोचा है कि हम इसे करेंगे, हमने ठाना है तो हम ही करेंगे। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की हमें ज़रूरत ना पड़े। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे और भी फ्रेंड सर्किल हैं हम लोगों के, वो लोग भी मदद करते हैं और भी लोग मदद करते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन होता है क्राउड फंडिंग का। ठीक है, एक्चुअली क्राउड फंडिंग में क्या होता है, छोटे छोटे फंड वहाँ से आते रहते हैं, तो उसके द्वारा भी हमारा चलता रहता है आश्रम। राजेश शर्मा जी, आप भी जुड़े हैं संस्था से, तो आपके उम्र भी लगभग उसी श्रेणी में आने लगी है, लेकिन आप सक्षम हैं, तो ऐसे वृद्ध लोगों के लिए आपके पास क्या तरीके हैं जिनसे उनको एहसास हो कि वो परिवार के बीच में ही? देखो, जब आप अपनी आत्मा से कोई काम करते हो ना, तो उसकी खुशबू अपने आप दूसरे तक पहुंच जाती है। कोई बेटा करे, कोई मित्र करे, कोई पत्नी करे, कोई समाज का व्यक्ति करे, तो उसके अपने आप एहसास हो जाता है। तो हम जो भी काम करते हैं वो आत्मा से जुड़कर ही करते हैं। हमारी आत्मा की आवाज़ है कि बुजुर्गों को आज सबसे ज़्यादा मदद की, सहयोग की, आश्रय की, प्रेम की और अपनेपन की ज़रूरत है। तो रिया जी और गुप्ता जी और शिव जी जो ये काम कर रहे हैं, मुकेश भोगल जी, अपने आप में बहुत ही लाजवाब और सुंदर काम है। तो एक पथिक की तरह, एक यात्री की तरह, एक सहयोगी की तरह, एक मित्र की तरह हम इनसे जुड़े हुए हैं और बड़ा ही सुख का, बड़े ही आत्मीयता का अनुभव होता है इस कार्य को करने में। सुना ये भी है कि जो आश्रम में लोग रहते हैं उनको आप मीठे मीठे भजनों से आनंदित करते हैं, तो एक कोई लाइन बता दीजिए, कौन सा भजन आप ज़्यादा प्यार करते हैं? मैं उनको भजनों से आनंदित नहीं करता, वो हमें भजनों से भी, गीतों से भी, चुटकुलों से भी, अपनेपन से भी हमें आनंदित करते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं, इतनी विद्युतापूर्ण बातें करते हैं कि उनका हम संकलन करके या उसको हम वीडियो बनाकर लोगों को दिखाएं तो लोगों को पता चले कि जो जिनको हम
किसी और के आश्रय पर छोड़ देते हैं, वास्तव में वो जेम है, वास्तव में वो डायमंड है। धन्यवाद। ये बता दीजिए कि ये कब तक का संकल्प रहता है, मानिए जैसे एक तो फॉर द टाइम बीइंग के बीच के समय के लिए है, या फिर जीवन पर्यंत का जैसे इसमें लिखा है कि संस्कार वगैरह का? समझ गए आप? हाँ। तो जैसे मैं आश्रम के द्वारा भी और भी चीज़ें हम लोग कार्य करते हैं। गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन, ठीक है, मेरे पास 2500 बच्चे हैं नोएडा में भी और यहाँ पे भी मिला के। बहुत गरीब हैं जिनके पास कोई स्कूल का साधन नहीं है, ना ही उनके पास पढ़ने का कोई रास्ता है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं आश्रम में भी पढ़ाती हूँ। मेरे पास 27 बच्चे यहाँ पे आते हैं, बाकी और बच्चे जो हैं वो नोएडा साइड में हैं, ठीक है। देन हम अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन भी करते हैं। मैं आज तक अस्थि विसर्जन 2000 लमसम कर चुकी हूँ अपने हाथों से। कनखल हरिद्वार ले जाती हूँ महीने में एक बार। दैन अंतिम संस्कार मैंने अभी तक 3 अपने हाथों से किया है। लावारिस वो होते हैं जिनके पास ना पैसा होता है, ना ही वो बॉडी को उठा के अपने घर से शमशान भूमि तक ले जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी कार्य आपके सामने आता है आप लोगों के महोदय, तो मैं चाहूँगी आप लोग हमें कांटेक्ट करें, हमें बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई एक कफन के बगैर ही मतलब इस दुनिया से चला जाए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं लावारिस जो रोड पे मरे पड़े रहते हैं, 3-3 दिन तक कोई छूता नहीं है उन्हें, ठीक है। देन हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। यहाँ दिल्ली में कोई भी हॉस्पिटल नहीं बचा है जिससे मैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन ना कराऊँ। मेरे वहाँ 3500 लोगों का फूड डिस्ट्रीब्यूशन नोएडा लेके पूरा दिल्ली NCR मैंने खुद अपने हाथों से बांटा है खाना उन्हें। कितनी इसकी कैपेसिटी है अभी, जितने लोग हैं उसको कितना आगे तक बढ़ाया जाना है, कितनी आशा अपेक्षा है, कितने लोग भी अपने वृद्ध हम लोग उनको रख सकते हैं अपने पास? 50 का सीट है हमारे पास, 50 लोगों का। अभी हमारे पास 15 लोग हैं, जस्ट लाइक अभी 20 लोग हो गए थे बस। जिसमें से मेरी कोशिश रहती है कि उनके परिवार से मैं बातचीत करके पुलिस के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा मैं उनको मिला सकूं। अभी मैं बहुत लोगों को कन्विंस करके उनकी माताओं को या उनके पिता को मैं उनके घर तक छोड़ के आई हूँ खुद से। आप जो मंच पर 3 लोग बैठे हैं, आश्रम में रहने वालों के अलावा आपके अपने परिवार भी हैं, तो दोनों में तालमेल कैसे बिठा? आश्रम से जाने के बाद फिर मेरे ये दुनिया वो दुनिया होती है कि वो मुझे स्पेशली उनसे मिलना और उनके लिए जीना है वहाँ, तो हो जाता है मैनेज। बंदिश तो नहीं होती है? कोई बंदिश नहीं है। घर के द्वारा अगर हमें परमिशन है तो फिर बंदिश की तो बात ही नहीं है। नन समाज सेवा कर रहे हैं तो इसमें, और ये बहुत नेक काम है जो बहुत लोग नहीं कर पाते। बहुत लोग आते हैं जो मुझे डिमोटिवेट करते हैं कि भैया आश्रम कैसे चला रहे हो, ये हो ही नहीं सकता, नहीं कर पाओगे। गुप्ता जी को भी डिमोटिवेट करते, वो होपलेस भी हो जाते हैं कभी कभी। श्री कुमार जी, आप क्या कहेंगे परिवार का और ऐसे तालमेल बैठाना? तालमेल तो बैठाना ही पड़ेगा। जब बुजुर्गों को वो हमारे विश्वास पे हमारे पास आए हैं तो पहले उनकी सेवा है, लेकिन घर परिवार की भी, माँ बाप हैं घर परिवार में भी, उनकी भी सेवा है, बच्चे हैं उनकी भी देखभाल है, तो सारा तालमेल तो बैठाना ही पड़ता है। राजेश जी, कितनी कठिन है ये डगर पनघट की? ये जीवन जीने की सबसे सरलतम विधि है। जब आप अपने आप को बहा देते हो, अपने मस्तिष्क को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हो, तो मेरे ख्याल हमारे दिमाग की जितनी भी विडंबनाएं हैं, जितने भी सवाल हैं, जितनी भी परेशानियां अपने आप डिसोल्व हो जाती है। जैसे कैंसर को ख़त्म करने के लिए अपने खून के प्रभाव को अच्छा करना पड़ता है, ऐसे इस जीवन को सरल और सुंदर बनाने के लिए प्रकृति में विलीन होना पड़ता है। मनुष्य की जो परिणति है, या मनुष्य की जो आखिरी इच्छा है, या मनुष्य की जो आखिरी सोच होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में विलय ही है। हमने रास्ते खोज लिए। आज प्रकृति का दुश्मन आप और हम नहीं हैं। प्रकृति का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो पैसा है। एक निर्जीव चीज़ की एक सजीव चीज़ से लड़ाई चल रही है। आप हम नहीं लड़ रहे प्रकृति के खिलाफ। आपकी आत्मा तो हर क्षण प्रकृति में ही विलीन हो जाना चाहती है, लेकिन एक सामाजिक ढांचे ने एक बहुत बड़ा खतरा अपने सामने खड़ा कर लिया, पैसे को बीच में ले आए। वो पैसा आज राक्षस बन के हमारे से भी गलत काम करवा रहा है, प्रकृति के विरुद्ध करवा रहा है। अगर एक क्षण के लिए भी हम अपने आप को पैसे से डिस्कनेक्ट कर दें तो फिर ये सारा जहान आपको आश्रम ही नजर आएगा, और इस आश्रम के प्रत्येक जीव को आप अपना भाई बंधु, यानी चींटियों को भी आप अपना मित्र समझोगे, सांप को भी आप गले में डालकर घूमोगे,
बशर्ते जब अगर आप ठीक। समझ जाओ तो। रियली लगभग सारी बातें आपसे हो गई हैं, सारी जानकारी हमने ले ली है। चलते चलते आखिर में जो हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं, ये हमारे चैनल के दर्शक देख पा रहे हैं, उनको कोई विशेष संदेश आप देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी, अगर कोई आपको रोड पे लावारिस या आपको लगता है आप अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं तो माता पिता को आप मारें ना। बहुत लोग होते हैं जो अपने माता पिता को मारते हैं बहुत बुरी तरह, मैं खुद आंखों से देखी हुई चीज़ है। तो मैं चाहूँगी आप लोग के पास नंबर है, आप नंबर ठीक बता है, सकते हैं? 88609874 पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि अगर आप नहीं सक्षम है ले जाने के भेजने के लिए तो मैं खुद आके उन्हें पिक करके ले जाऊंगी। एक बार लोकेशन बता दीजिए अपने आश्रम की। लोकेशन एक बार सर रिपीट करेंगे लोकेशन को। हिंद बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल, धर्मपुरा कॉलोनी, नजफगढ़, नई दिल्ली 43। ये मेट्रो के पास अभिनव, पड़ेगा। मेट्रो से लगभग 700-800 मीटर का फासला है। की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।